हम लोग पढ़ रहे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम लोगों ने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट्स, हम लोगों ने प्लेबिसाइट, एब्सोल्यूटिज्म, यूटोपियन विजन, और हम लोगों ने फ्रेडरिक सोरेल की जो पेंटिंग थी द ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स वर्ल्ड वाइड, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। सेकेंड पार्ट हम लोगों ने इसका देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनलिज्म या इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप, सॉरी। इसके बाद में हम लोगों ने जो है देखा था नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। हम लोगों ने देखा था व्हाई दे वर कॉल्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अभी जो देखने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी कि किस प्रकार का हमारा यूरोप हुआ करता था बिफोर कमिंग ऑफ नेशनलिज्म, कि जब नेशन स्टेट्स नहीं होती थी तो यूरोप की स्थिति कैसी थी, यूरोप की स्टेट्स कैसी हुआ करती थी, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। हमारा सेकंड हेडिंग है, हमारा हेडिंग है हमारा जो है ना, उसमें हम लोग देखेंगे, हेडिंग का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, सेकंड पैराग्राफ बड़ा डिफिकल्ट सा पैराग्राफ दिया हुआ है, समझ में कम आता है, इसलिए मैंने उसको पैराग्राफ को इस बोर्ड पे आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट में कर दिया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, और इसको आप याद करेंगे अच्छे से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको याद करेंगे, क्योंकि यही आपको ये पूरा पैराग्राफ, बहुत डिफिकल्ट वाले पैराग्राफ को याद करने में आपको ये नोट्स बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। आगे बढ़े जी। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया, इस पैराग्राफ में बताया गया है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आएगा कि शो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, शो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स दैट इन 18th century Europe there were no nation states. Show with the help of examples that in 18th century Europe there were no nation states. तो इस क्वेश्चन को समझ लिया आप लोगों ने। अब आंसर के बारे में बात करते हैं, तो आप लोग शुरू करेंगे इस तरह से कि इन द 18th century Germany, Switzerland and Italy, which we call them as the nation states today, इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो आज आपको दिख रही इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, ये तो थी नहीं साहब, दे डिड नॉट इवन एग्जिस्टेड, दे डिड नॉट इवन एग्जिस्ट। इनके ऊपर जो थी बहुत सारे स्मॉल से किंगडम्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। डचीज और कैंटोन्स किंगडम्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और छोटे छोटे इनके ऊपर रूलर्स जो थे वो भी सब एरिस्टोक्रेट थे, सब एरिस्टोक्रेट रूलर्स जो थे ना, एब्सोल्यूटिज्म फॉर्म में गवर्नमेंट चलाया करते थे। समझ में आ रहा है? एब्सोल्यूटिज्म आपको पता है, ठीक है। एरिस्टोक्रेट रिच क्लास को बोलते हैं, तो एरिस्टोक्रेट पीपल एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट चला रहे थे साहब, है ना। और जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली नाम की कुछ दुनिया में थी ही नहीं। कब बात करें? 18th सेंचुरी में साहब, है ना। फिर हम बात करते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर। ये देखें, ये जो एम्पायर दिया हुआ है, ये एम्पायर जो था इट वाज द बिगेस्ट एम्पायर। ये रूल करता था ऑस्ट्रिया और हंगेरी पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड थी। इट इंक्लूडेड टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटेनलैंड, है ना। इसको सुडेटलैंड नहीं पढ़ना, इसको सुडेटेनलैंड, ठीक है। तो टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड जो थी, ऑल दिस इंक्लूडेड इन हैब्सबर्ग एम्पायर। अच्छा, हैब्सबर्ग एम्पायर में बोहेमिया भी थी, बोहेमिया स्टेट भी इंक्लूडेड थी, और बोहेमिया स्टेट में लोग जर्मन बोलते थे, समझ रहा बात को, है ना। जर्मन बोलते थे या ऑस्ट्रिया की लैंग्वेज वहां बोली जा रही है। लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया स्टेट्स में इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। हंगेरी में मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे, और इसके अलावा जो थे कुछ दूसरे अदर डायलेक्ट्स भी बोले जाते थे, कुछ अदर डायलेक्ट्स, अदर लैंग्वेजेस भी बोली जाती थी। गेलिशिया में अमीर लोग जो थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, वो सारे पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। तो कुछ भी सिस्टम था, ऐसा तो फिक्स नहीं। पोलैंड की पोलिश लैंग्वेज गैलिशिया में बोली जा रही है, ठीक है। आपकी जर्मनी की जर्मन लैंग्वेज बोहेमिया में बोली जा रही है। इटली की जर्मन लैंग्वेज जो थी वो आपकी लोम्बार्डी, वेनेशिया में बोली जाती थी। तो देयर वाज द पीपल वर नॉट एक्चुअली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना। कुछ भी था, कुछ भी किंगडम था, किसी भी किंगडम पे कोई भी रूल कर रहा है, और कोई लोगों के बीच में कोई कॉमन सेंस था, कॉमन चीजें नहीं थी जिसपे वो सेंसिबल हो, कॉमन शेयरिंग्स नहीं थी उनकी, ठीक है। तो नेशनलिज्म आप समझते हैं, नेशनलिज्म मतलब जहां लोगों के अंदर ये फीलिंग्स हो कि भैया हमारा नेशन है। पर वो कब आएगी? जब वो लोग कोई सेंस, कॉमन चीज को लेकर के चलेंगे किसी चीज के। जैसे हमारे इंडिया में जब सब लोगों को नेशनलिज्म जनरेट किया गया था, जब लोगों के माइंड में बिठाया गया था, तो हम लोगों ने कहा था आजादी,
है ना, सबको एक ही चीज चाहिए थी, आजादी। और सबको यूनाइट करने के लिए हमने कहा था कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज से हम लोगों ने सबको कम्युनिकेट किया था, सबको कनेक्ट किया था, ठीक है, स्वदेशी। तो इस तरह से बोहेमिया और स्लोवाकास, ये जो थे स्टेट्स जो थे, बोहेमियन और स्लोवाकास जो थे, ये कहाँ थे? ट्रांसिल्वानिया के नॉर्थ में। स्लोवेन्स, क्रोट्स और कार्नियोला, है ना, ये ट्रांसिल्वानिया के कहा? साउथ में। रोमन्स जो थे ट्रांसिल्वानिया के ईस्ट में। तो कोई भी ना तो ज्योग्राफिकली प्रॉपर्ली डिवाइडेड थे वो, ना लैंग्वेज के बेसिस पे प्रॉपर्ली डिवाइडेड थे। और कौन रूल कर रहा है किस पे, किसी को समझ में भी नहीं आता था, मतलब कुछ भी चला जाता था, है ना। तो इट वॉज नॉट क्लियरली डिफाइंड, है ना। समझ में आ रही बात कि व्हेन नेशन स्टेट्स वर नॉट देयर तो नथिंग वाज क्लियरली एक्चुअली डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसको ऐसे ऐसे ही आप याद करेंगे, उसको ऐसे किसी सेंटेंस में कन्वर्ट करके बस लिख देंगे। आपके रेफरेंस के लिए पेज नंबर 8 पे ये सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़े हैं आप लोग। पहले इस नोट्स को अपने उठाएंगे, नोट्स को एक कागज पे लेंगे, स्टिक करेंगे, स्टिक बना करके आपकी बुक में लगाएंगे, है ना, और जहां पर ये पैराग्राफ दिया वहीं पर लगाएंगे, है ना, ठीक है। अब ऐसा मत करना कॉपी का पेज फाड़ के उसमें लगा दिए, कॉपी को अलग रखें आप, नोटबुक इज देयर टू मेक द नोट्स। तो ये नोट्स भी रखेंगे और आपको उसमें भी स्टिक करके रखेंगे, सो दैट फर्स्ट यू गो थ्रू दिस, देन यू रीड दैट पैराग्राफ, सो दैट यू हैव द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज आल्सो, कि लैंग्वेज कैसी लिखना है ना। हमको बोल रखा है कि साहब अपनी लैंग्वेज में लिखो, तो अपन अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या लिखते है ना। तो वी शुड हैव द एनसीईआरटी लैंग्वेज इन टच, सो दैट व्हेन वी मेक आवर लैंग्वेज सो वी हैव सम रेफरेंसेस फ्रॉम दैट। इज दिस क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे लेते हैं इस चीज को कि देन हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन स्प्रेड इन यूरोप। जी हाँ, तो इस टर्म को लेने के लिए आपको एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लेते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म, हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म इमर्ज। हाउ डिड द आइडिया, पेज नंबर 8 पे आपकी हिस्ट्री की बुक में दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें जो हेडिंग काम कर रही है हमारे लिए, वो हेडिंग है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। जी हाँ, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ये दोनों चीजों को समझना पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंच आइडियाज जो थे, आपके नेशनलिज्म के आइडियाज जो थे, यहीं से स्प्रेड हुए। तो समझते हैं, हु वर एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स कौन हुआ करते थे? तो एरिस्टोक्रेट साहब होते थे रिच पीपल, जिनको हम लोग इंग्लैंड में एलिट क्लास भी बोलते हैं ना। तो रिच पीपल हु आर आल्सो नोन एज एलिट क्लास इन इंग्लैंड, दे वर दी एरिस्टोक्रेट्स। ये एरिस्टोक्रेट्स होते थे, ठीक है साहब। रिच होते थे मतलब दे ऑन्ड स्टेट्स, बड़ी बड़ी इनके पास जमीनें होती थी, है ना। तो वी कुड कॉल देम लैंडलॉर्ड आल्सो, बड़ी बड़ी जमीनें होती थी। एंड डेफिनेटली दे देमसेल्व्स वर नॉट वर्किंग अपॉन ऑन दोज लैंड्स, है ना। कहीं ना कहीं वो जमीनें जो होगी वो खुद उस पर काम नहीं करोगे, खुद ही एग्रीकल्चर उस पर नहीं कर रहे। तो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, एलिट क्लास होते थे, अमीर होते थे ना, इनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी। दे वर वेरी स्मॉल इन नंबर, है ना, या बोले लेस इन नंबर, ठीक है, लेस इन नंबर। बहुत ज्यादा लोग नहीं होते थे ना, बहुत ज्यादा नहीं होते थे, ये लोग कम होते थे ना। ऑब्वियसली बात है, रिच है, अमीर है, तो पूरे देश का जो उनका परसेंटेज निकलेगा वो बहुत कम निकलेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं एरिस्टोक्रेट्स की। दे वर रिच, दे वर एलिट, दे हैड लैंड्स एंड दे वर नॉट इन मोर इन नंबर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आपस में ये लोग इंटरकनेक्टेड होते थे विद मैरिज टाइज। शादी ब्याह के रिलेशनशिप से आपस में सब एक दूसरे से बंधे हुए होते थे, है ना। आपस में अमीर लोग जो थे गरीबों के बीच में अपने शादी ब्याह के संबंध, है ना, रिलेशनशिप जो होती थी वो स्टैब्लिश नहीं करते थे। तो दे वर बॉन्डेड विद ईच अदर विद द मैरिज टाइज, ठीक है। तो अमीर थे, प्रॉपर्टी ऑन करते थे, अमीर थे, प्रॉपर्टी ऑन करते थे, नंबर में कम थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, शादी के रिलेशनशिप से आपस में बंधे हुए थे, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इसके बाद में अगली चीज, ये लोग क्या करते थे, अपनी जमीन जो थी
उसको डिवाइड करके गरीबों से एग्रीकल्चर कराते थे। कैसे कराते थे वो समझते हैं। ये क्या करते थे, जैसे यूरोप है, हम लोग बात करें तो यूरोप का अगर हम लोग मान ले यूरोप है, ये सेंट्रल पार्ट है यूरोप का, ठीक है, ये वेस्ट पार्ट हो गया साहब आपका, तो वेस्टर्न यूरोप में जो होते थे, वेस्टर्न यूरोप में जो होते थे आपके, ये यहां पर टेनेंट्स होते थे या फिर स्मॉल पेजेंट्स होते थे, कि या तो इन्होंने क्या कर रखा था, अपनी जमीनें जो थी है ना, वो लोगों को टेनेंट कर दी थी, किराए पर दे दी थी, है ना, या तो लोगों को किराए पर उन्होंने अपनी जमीन दे दी थी, या फिर छोटे छोटे किसान होते करते थे जिनके पास खुद की जमीनें होती थी, है ना, और वो भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैंड तो इन्हीं लोगों के थ्रू गई होगी, तो उनसे ये टैक्सेस वसूलते होंगे, ठीक है। ईस्ट पार्ट में हम लोग देखें, यूरोप के ईस्ट पार्ट में हम लोग देखें तो ईस्ट पार्ट में जो होते थे और सेंट्रल पार्ट में और ईस्ट पार्ट में देखा जाए तो यहां होते थे सर्फ। कौन होते हैं सर्फ, समझते हैं आप लोग, मीनियल्स, है ना, वो जो होते हैं ना दास गुलाम बॉन्डेड लेबर, तो यहाँ पर वो होते थे। मतलब क्या कर रहे हैं, देखो एरिस्टोक्रेट्स ने क्या है, अपनी जमीन में कुछ टुकड़े जो थे वो स्मॉल पेजेंट्स को दे दिए, कुछ फिर उन्होंने टेनेंट्स रख लिए, उनसे काम करवा रहे, और कुछ जो थे उन्होंने सर्फ के हाथों काम करवा रहे थे ना, ठीक है, अपने हाथ में होल्डिंग कर रखी थी लैंड की। तो इस प्रकार से जो थे अमीर लोग होते थे, रीच पीपल होते थे, एरिस्टोक्रेट्स होते थे, और आप समझ सकते हैं कि दीज एरिस्टोक्रेट्स ओनली वांटेड समहाउ टू गेन प्रॉफिट आउट ऑफ द पुअर पीपल। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब एरिस्टोक्रेट, अब जैसे इंडिया में होता है ना कि किसी को अपनी अमीरी, अपनी स्टेटस शो करने के लिए किसी के सामने जो इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, तो वो उसी तरह से ये एरिस्टोक्रेट्स थे जो यूरोपियंस, दे यूज टू स्पीक फ्रेंच, है ना, कि अधिकतर एरिस्टोक्रेट जो होते थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे इन ऑर्डर टू शो दैट दे आर वेरी रिच, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज अधिकतर ये बोला करते थे। तो दीज वर द एरिस्टोक्रेट्स। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भैया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया हुआ बुक के अंदर, बट इट इज वेरी सिंपल। यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि एरिस्टोक्रेट्स वर द रिच पीपल हु ओन्ड स्टेट्स, दे वर लेस इन नंबर, they were bonded with each other with the marriage ties, they spoke French language, and they had tenants in the west side and small peasants in the west side who used to work for the aristocrats. There were serfs. The aristocrats also owned serfs who worked for them in the central Europe and eastern part. This is how we can see that aristocrats generally wanted to earn a profit out of the poor people. ये एरिस्टोक्रेट है, बिल्कुल माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। ये कतई नहीं चाहेंगे कि गरीब लोग आगे बढ़े, समझ आ रही बात, क्लियर है, ठीक है। सो नाउ न्यू थिंग इज न्यू मिडिल क्लास। शब्द समझेंगे, मिडिल क्लास तो हम अच्छे समझते ना, न्यू मिडिल क्लास कि ये नए मिडिल क्लास, मतलब बिफोर दिस पीरियड देयर वर नो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का जर्नी अभी हुआ है। तो न्यू मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहे हैं कि दे वर नॉट एरिस्टोक्रेट, इट इज वेरी मच क्लियर। एंड एरिस्टोक्रेट जो होंगे वो किसी बीच के बंदों को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। एरिस्टोक्रेट्स ऑलवेज वांटेड पुअर विद देम, है ना, कि गरीब रहेंगे तो वो उनको सप्रेस करके आगे बढ़ते जाएंगे। बट एक बीच में क्लास आ गई है पुअर एरिस्टोक्रेट के बीच में, जिसको बोलते हैं न्यू मिडिल क्लास। तो डेफिनेटली समवेयर एरिस्टोक्रेट्स विल नॉट टॉलरेट इट, एरिस्टोक्रेट्स विल ट्राई टू सप्रेस देम, है ना। कौन होते थे, कैसे होते थे, देखते हैं। तो न्यू मिडिल क्लास कौन थे, सबसे इंपॉर्टेंटली दे वर एजुकेटेड पीपल। सबसे इंपॉर्टेंटली ये एजुकेटेड लोग थे, ठीक है। और आप लोगों ने को पता ही होगा कि इंडस्ट्रीज जो थी वर्ल्ड में सबसे पहले इंग्लैंड में आई, 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज आई इंग्लैंड में, और उसके बाद में पूरे यूरोप में कहीं पर भी नहीं आई टिल 19th सेंचुरी, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज आई 18th सेंचुरी में, यूरोप में आई 19th सेंचुरी में, है ना। तो अपन सेंचुरी तो नहीं लिखते, अपन ये लिखते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्रीज आने से बने थे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे होने लगा वैसे वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट आने लगे, नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट। और डेफिनेटली दिस इंडस्ट्रियलिस्ट वर नॉट द रिच पीपल ना, दे वर द एजुकेटेड पीपल जो कि मिडिल क्लास थे। साथ ही कई बिजनेसमैन भी थे, कई तरह के बिजनेसमैन थे,
बड़े बड़े नए नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे थे, तो दीज पीपल वर आल्सो देयर सपोर्टिंग। जब इंडस्ट्री आती है तो देयर आर एन नंबर ऑफ सपोर्टिंग बिजनेस जो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्रोफेशनल्स, तो हु वर न्यू मिडिल क्लास, द न्यू मिडिल क्लास वर इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स, ओके। दे इमर्ज्ड ड्यूरिंग द 19th century इन यूरोप, है ना, विद द अपकमिंग या विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया मतलब अर्बनाइजेशन आया, इट्स वेरी मच क्लियर। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, ठीक है। तो ये लोग थे जो कि अमीर नहीं थे लेकिन अमीर बन रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। तो डेफिनेटली दीज एरिस्टोक्रेट्स अपोज देम, एरिस्टोक्रेट्स कतई नहीं चाहते थे कि ये लोग आगे बढ़े। अगर ये आगे बढ़ जाएंगे तो इनकी थोड़ी सी वैल्यू जो है इनके बराबर में आगे बढ़ जाएंगे ना, तो दे विल नॉट फील एज इंपॉर्टेंट एज दे यूज्ड टू फील इन प्रीवियस टाइम। तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या चल रही थी। तो डेफिनेटली एक बोलते हैं ना टसल होती है कि एरिस्टोक्रेट और मिडिल क्लास के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो चली रही थी। अब सबसे बड़ी बात देखो, एक तो एजुकेटेड है ना, उसके बाद में नए नए अमीर बन रहे, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी चीज आ रही थी साहब कि क्यों ना कुछ नए आइडियाज लेके आए। तो दे स्टार्टेड रीडिंग वेरियस फिलोसोफर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, और कुछ नए नए आइडियाज है ना, आइडियाज ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम। ये दो मुख्य आइडियाज हम लोग बात कर रहे हैं कि आइडियाज ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम, कि नए नए आइडियाज आने लगे, इक्वलिटी के आइडियाज आने लगे, फ्रीडम के आइडियाज आने लगे, ठीक है। और इन लोगों ने क्या करा, जब ये आइडियाज इनके पास आने लगे तो दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू द आइडियाज। समझ में आ रही बात की नहीं? दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू द आइडियाज, दे स्टार्टेड डिमांडिंग फ्रॉम दीज एरिस्टोक्रेट्स कि वी वांट टू बी इक्वल, व्हाई पीपल आर नॉट ट्रीटेड इक्वल, ओके। दे वांटेड लिबर्टी, कि लिबर्टी चाहिए भैया हमें, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो न्यू मिडिल क्लास वर द पीपल हु ट्रिगर्ड या हु स्टार्टेड ना द स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म इन यूरोप। The idea of nation and nationalism was spread by new middle class, and I think this is clear to all of you that why they wanted these ideas to be spread out. तो ये है आपका, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ दिया हुआ बुक में, बट आई हैव मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू पीपल। क्या है कि देयर वर एरिस्टोक्रेट्स पीपल हु वर रिच, हु वर एलिट क्लास, दे ओन्ड स्टेट्स, दे वर लेस इन नंबर, they were connected with each other with marriage ties, they spoke French language. They divided their land in western parts to the tenants and small peasants, and the eastern parts and the central Europe, the land was given to serf, or the land was cultivated by the serfs. So this is how they managed the system. And new middle class were there, they were educated people, they started setting up industries, they became industrialists, they were businessmen, they were professionals, and with upcoming of urbanization and industrialization, they started spreading the ideas of equality and freedom, which lead to the expansion and which lead to the spread of nation state, which lead to the spread of nationalism and ideas of nation, ideas of nation state. क्लियर है आपको ये पूरा? इतना क्लियर है? चलिए ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन सब आपका बनता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन इमर्ज। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा है कि सब इंडस्ट्रीज का आई थी? तो मैं बता दूं, इंडस्ट्रीज भी शुरुआत इन्हीं एरियाज में आई थी, है ना। सेंट्रल वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रीज आना शुरू हुई थी। अगली टर्म आती है, अगली जो हमारा क्वेश्चन बनता है 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर। क्वेश्चन बनता है व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन के नाम से हेडिंग दी हुई है बुक में, पेज नंबर 9 पर ये हेडिंग दी हुई है, व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, और यही आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपकी बुक में ऑलरेडी दिया है। इफ यू स्टिल यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, मैं आगे शुरू करता हूं कि व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, है ना। तो लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म, सेम थिंग इज देयर, लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वर्ड है हमारा, है ना। तो लीबर वर्ड होता है, और लीबर का मतलब होता है फ्री। लीबर मीन्स फ्री, तो डेफिनेटली लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम, और फ्रीडम है डिफरेंट डेफिनेशन फॉर द डिफरेंट पीपल। हम बात करें कि पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करें तो व्हाट शुड बी द पॉलिटिकल फ्रीडम? एग्जैक्टली
ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ ना, कि एवरीबडी वांटेड कि दे शुड बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉस. फर्स्ट थिंग इज दैट ना. दूसरी बात वोटिंग राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, समझना. इफ यू रिमेंबर इन फ्रेंच ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, when French Revolution occurred, when National Assembly was set up, who were not given the voting rights? Females and non-propertied. तो वोटिंग राइट्स तो डिमांड कर रहे थे ये, है ना, वोटिंग राइट्स तो डिमांड में थे इनके, है ना, ठीक है, एक्सेप्ट वीमन एंड नॉन प्रॉपर्टाइड, कि जो लोग प्रॉपर्टी ऑन नहीं करते हैं उनको वोटिंग राइट्स ना दिए जाए साहब, और महिलाओं को वोटिंग राइट्स ना दिए जाए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोल रहे हैं हम लोग कि पॉलिटिकली फ्रीडम मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉस, बट दिस इक्वलिटी डिड नॉट इंक्लूड वोटिंग राइट्स फॉर वीमेन एंड नॉन प्रॉपर्टाइड. ओनली द प्रॉपर्टी पीपल, द पीपल हु हैव ऑन द प्रॉपर्टी कुड वोट. तो ये आपको पता ही है पहले से. तो पॉलिटिकली देखा जाए तो लिबरलिज्म का मतलब तो यही होता था साहब. अब हम देखें इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है. इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है साहब. इकोनॉमिकली लिबरलिज्म वाज डिमांडेड समथिंग एल्स, है ना. तो सबसे पहले तो लिबरलिज्म में इकोनॉमिकली देखा जाए तो दे वांटेड यूनिफॉर्म मेजरमेंट एंड करेंसी. कि पैसा भैया जो है अलग अलग जगह में अलग अलग होता है, बहुत तकलीफ आती है. तो एक सही का होना चाहिए. मनी की वैल्यू डिफरेंस होती है तो उनको एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आती थी, ठीक है. मेजरमेंट के साथ भी यही दिक्कत थी. नंबर 2, दे वांटेड ओपन मार्केट्स, है ना, कि मार्केट जो है ना, उनमें जितने सारे जो आप उन लोगों ने जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो सब हट जाए. रेस्ट्रिक्शन शुड नॉट बी देयर ऑन द मार्केट. मार्केट वाइड होना चाहिए, मार्केट ओपन होना चाहिए, उसमें कोई भी आकर के एंट्री कर सके. ट्रेड गिल्ड्स नहीं होना चाहिए. फ्रीडम फ्रॉम फ्रीडम फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल. कि साहब कैपिटल लोगों का और माल का, गुड्स का, तीनों चीज का फ्रीडम होना चाहिए, तीनों चीज को मूव करने का. अदरवाइज व्हाट विल हैपन. तो फ्रीडम का मतलब क्या होता था कि समझिए राजा महाराजाओं का टाइम है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अधिकतर लोग क्या होते हैं अड़ जाते भी है, हमारे स्टेट में नहीं आना. दूसरी बात क्या होती है, हम तो इतने ही टैक्स लेंगे, है ना. तो दैट सिस्टम वाज देयर ना. तो अगली चीज बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रीडम फ्रॉम कस्टम, है ना, ठीक है, ड्यूटीज, कि जो टैक्सेस लगते थे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उससे भी लोग फ्रीडम चाहते. तो दिस 4 पॉइंट्स आई हैव रिटन डाउन ओवर हियर. तो ये था इकोनॉमिकली स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब. कि इकोनॉमिकली लिबरलिज्म मतलब ये 4 बातें होना चाहिए थी. समझ में आ रही बात. तो लिबरलिज्म वाज डिमांडेड बाय द पॉलिटिकल अथॉरिटीज, बाय द इकोनॉमिकल अथॉरिटीज, या हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रीज, और सबके लिए अलग अलग मीनिंग, है ना. थोड़ा सा इसमें अपन एक चीज को और समझते हैं कि आपको याद हो नेपोलियन ने जरूर यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम लेकर के आया था, ठीक है. 1850 नेपोलियन जब गए साहब तो 1833 में अपन बात कर रहे हैं जो 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी थी, जर्मनी की जो 39 स्टेट्स थी, जर्मनी की जो 39 स्टेट्स थी, उनमें बात करते साहब ऐसी हालत थी कि अगर आपको हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाना है तो आपको 11 कस्टम ड्यूटीज या कस्टम बैरियर्स को फेस करना पड़ेगा. आप समझ रहे हो बात को.
एक ही स्टेट में घूम रहे साहब, हेमबर्ग से न्यूरेमबर्ग तक आपको 11 प्रकार के कस्टम ड्यूटीज देना पड़ेंगे, 11 प्रकार के टैक्सेस देना पड़ेंगे, तो आप तो वैसे ही मर जाओगे ये टैक्सेस से। अच्छा, हर जगह पर कितना टैक्स रहता है आपको? 5% एट ईच प्लेस। मतलब अगर आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है, 11 जगह पर आपने 55% तो टैक्स ही दे दिया उसके ऊपर ना, तो वो उस प्रोडक्ट की कीमत तो 60% वैसी बढ़ गई, 160 का तो वैसी हो गया, कैसे बेचोगे, कैसे क्या चलेगा? तो इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, बहुत प्रॉब्लम जो थी ट्रेडर्स के पास में थी। ठीक है, तो ये 1833 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक और चीज समझते हैं हम लोग, एक मेजरमेंट यूनिट होती थी जिसको बोलते हैं एली। एली, और साहब एली जो एक यूनिट हुआ करती थी, जैसे एली एक यूनिट हुआ करती थी, है ना, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि एली एक यूनिट हुआ करती थी, कपड़ा मापने की यूनिट होती थी, क्लॉथ मेजरिंग यूनिट। तो ये जो क्लॉथ मेजरिंग यूनिट होती थी, इसकी वैल्यू देखो साहब आप, फ्रैंकफर्ट में ये 54.7 सेंटीमीटर, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर। देख लो सीधा 11 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है ना। ठीक है, फ्रीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। सब बिल्कुल कुछ भी, कोई कंपैरिजन भी नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, पॉइंट में कुछ चेंजेस हो तो समझ में आता है। मतलब आपने अगर न्यूरेमबर्ग से आपने मान लो 10 एलीज का प्रोडक्ट खरीदा, कोई सा भी, है ना, 10 एली कपड़ा लिया है आपने, आप अगर उसको लेकर के पहुंच गए आपके मेंस में, है ना, तो वो तो बढ़ ही जाएगा, उनके हिसाब से तो ज्यादा हो जाएगा, वो बोलेंगे भैया तो 11 एली है ना, और उस हिसाब से टैक्स लगा देंगे। तो दिस वाज टोटली डिफरेंट ना। तो ये बहुत परेशानी वाली चीज है, आप समझो इसको ट्रेडिंग करते समय कितनी डिफिकल्टी आती है ट्रेडर्स को। तो ये सारी समस्याएं जो होती थी 1833 तक ही एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, कब तक? 1833 तक एग्जिस्ट करती थी। 1834 में कुछ हुआ, 3 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ, और उसकी वजह से प्रॉब्लम जो थी आपकी खत्म हो गई। तो इकोनॉमिक स्फीयर में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक स्फीयर में दे वांटेड यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम, है ना। उसकी परेशानी क्या थी हम देख चुके हैं, ये परेशानी था, एली को समझिए, है ना। दे वांटेड ओपन मार्केट्स, है ना, फ्रीडम फॉर टू ओपन द मार्केट। दे वांटेड फ्रीडम फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल, है ना। ठीक है, एंड दे वांटेड फ्रीडम फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज की कस्टम ड्यूटीज देखो आप लोग, इतने 11 तरह की कस्टम ड्यूटी देगा आदमी तो परेशानी हो जाएगा। तो दे वांटेड सच काइंड ऑफ फ्रीडम, दे वांटेड सच काइंड ऑफ लिबरलिज्म, है ना। तो हम लोगों ने लिबरलिज्म को देखा है कि व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर? तो लिबरलिज्म स्टैंड फॉर पॉलिटिकली दिस एंड इकोनॉमिकली दिस, है ना। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको एक 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं। साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 3 नंबर का। एक्सप्लेन ज़ोल्वेरिन। ज़ोल्वेरिन क्या थी इसको समझते हैं हम लोग। ज़ोल्वेरिन वाज अ कस्टम यूनियन, ये कस्टम यूनियन थी, है ना, फॉर्म्ड बाय प्रशिया, है ना, प्लस अदर स्टेट्स। ये प्रशिया ने क्या किया? प्रशिया के इशारे पर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई, कस्टम यूनियन बनाई गई, जिसका नाम रखा गया ज़ोल्वेरिन। ये प्रशिया के साथ कुछ अदर स्टेट्स ने भी इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, कस्टम यूनियन थी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कस्टम ड्यूटी से कनेक्टेड थी। तो क्या किया इन्होंने साहब ने? इन्होंने क्या किया? सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट, है ना। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट कर दिया सब जगह एक सरीका। जो एली वाली नाटक पढ़ा था हम लोगों ने, अलग अलग एली होती थी, तो वो सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म, सब एक सरीका चलेगा सब, है ना, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। दूसरा काम किया गया इन्होंने, करेंसी जो 30+ करेंसीज हुआ करती थी उनको करिए उन्होंने 2 में चेंज कर दिया ना। देन लेफ्ट ओनली 2 टाइप्स ऑफ करेंसी, कि 30 से अधिक तरह की करेंसी आज थी अलग अलग प्रकार की, तो उनको चेंज करने से 2 करेंसी बचा दी साहब, है ना। तो इट वाज वेरी गुड थिंग, है ना। लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई होगी, ट्रेडर्स की प्रॉब्लम। और अबोलिशमेंट ऑफ ट्रेड बैरियर्स, या हम कहें कस्टम ड्यूटीज, कि ये तरह तरह की कस्टम ड्यूटी जो थी ना, एक ही स्टेट के अंदर मूवमेंट पर कस्टम ड्यूटी जो थी उसको रोक दिया गया, हटा दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखूंगा इसमें, नो hindrance in the
मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। क्या कहा? नो हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब ऑब्स्टेकल्स, कोई परेशानी नहीं, नो हिंड्रेंस, नो ऑब्स्टेकल्स, कोई परेशानी नहीं इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। कि वही भाई साहब माल ले जाओ, लोगों को ले जाओ, है ना, ये कैपिटल ले जाओ, पैसा आप ट्रेवल करो। व्हेन यू आर कैरिंग दिस थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यू नीड नॉट टू बी वरीड, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इज दिस क्लियर? तो सॉल्वरिंग का 3 नंबर का क्वेश्चन आपका फिर क्लियर हुआ सब आपका, ठीक है? समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इट वॉज अ 3 मार्क क्वेश्चन। हम लोगों ने आज देखा है 3 नंबर का ये क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने देखा लिबरलिज्म क्या होता है ना, ठीक है? और लिबरलिज्म 5 नंबर का आएगा तो सिक्युलरिज्म आपको इंक्लूड करना है, ठीक है? उसके पहले आप लोगों ने देखा कि नेशनलिज्म के आइडियाज कैसे स्प्रेड हुए, ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अगली हेडिंग हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल क्वेश्चन आएगा एक तो कम से कम।